2024 की चुनावी लड़ाई मंगल सूत्र तक आ गई है। मंगल सूत्र पर सियासी धार डाली जा रही है। क्या इसका फायदा होगा? क्यों आखिर मंगल सूत्र की बात की जा रही है? मामला कैसे मंगल सूत्र तक पहुंच गया, पूरी खबर आपको बताते हैं। दूसरे फेज की पोलिंग में केवल 4 दिन का वक्त बचा हुआ है। चुनावी मुद्दा एक बार फिर से हिंदू मुसलमान पर आकर ठहर गया है। बात मंगल सूत्र की भी हो रही है, सोने की हो रही है, जेवरातों की हो रही है, महिलाओं के गहनों की हो रही है। पीएम मोदी ने राजस्थान से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए और जो बात कही उससे दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी पारा चढ़ गया। अब पीएम मोदी ने राजस्थान से कहा क्या है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद उसके पीछे की कहानी और आगे के नतीजों के बारे में बात करेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री ने अपने बयान से कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है, मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाया है और हिंदू मुसलमान को बांटने वाली राजनीति करने वाला बताया है। यानी कि अपीजमेंट के साथ साथ सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण, अर्बन नक्सलवाद, बंटवारे की राजनीति, हिंदू विरोधी सोच और संसाधन पर अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कर रहे हैं। यानी कि एक साथ कई तरह के प्रहार कांग्रेस पार्टी के ऊपर पीएम करते नजर आए। वैसे अगर मंगलसूत्र की बात आती है तो सनातन धर्म में मंगलसूत्र महिलाओं का सबसे सम्मानित, सबसे पवित्र गहना माना गया है और इसे सिर्फ गहना ही नहीं माना गया है, इसे जीवित सुहाग की निशानी माना गया है। और कहते हैं जब भी सनातनी महिला के मंगलसूत्र पर कोई आंच आती है तो वो भगवान से भी लड़ जाती है। यानी कि सनातन धर्म में मंगलसूत्र का नैरेटिव और सेंटिमेंट काफी गहरा है, काफी नाजुक है, लेकिन उसके साथ साथ काफी मजबूत भी है। और पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसी नैरेटिव और सेंटिमेंट पर हमला बोला है। लेकिन आखिर कांग्रेस के न्याय पत्र में है क्या, यह भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो इसका फैक्ट चेक भी जरूरी है। कांग्रेस ने बीजेपी से पहले अपना मैनिफेस्टो यानी कि न्याय पत्र के लॉन्च 2024 के लिहाज से किया था। अब इसमें बातें क्या है जिसके ऊपर घमासान मचा हुआ है? दरअसल इसमें वेल्थ सर्वे कराने की बात कही गई है। कांग्रेस एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी जिससे जाना जा सके कि अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है, यानी कि इस देश में किस आबादी के पास संपत्ति का नियंत्रण है, कितनी प्रतिशत आबादी के पास नियंत्रण है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले 7 अप्रैल 2024 को जब राहुल गांधी हैदराबाद में थे तब भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसी ही बातें कही थी। आपको वो बयान भी सुनवाते हैं। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भी कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने बयान दिया था, यह सच है, लेकिन उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन राजस्थान से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो उस वक्त पीएम के निशाने पर कांग्रेस के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में क्या कहा था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली में कर रहे थे, वो भी आपको सुनवाते हैं। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim
on our resource. लेकिन इस बयान के साथ साथ इसकी टाइमिंग पर भी नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। पहले दौर का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण में वोटिंग में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पीएम मोदी ने पहले चरण के मतदान की सुस्ती को देखने के बाद इस तरह का बयान दिया है, जिससे आने वाले चुनाव में हिंदू मुसलमान हो सके और बीजेपी को फायदा हो सके। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर पोलिंग हुई, जिसमें 62.37% के करीब मतदान हुआ, जो 2019 के मुकाबले 7% कम माना जा रहा है। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पीएम मोदी इस कम वोटिंग से चिंतित है और चुनाव को अब धर्म के रास्ते पर ले जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के रास्ते पर ले जा रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, जिससे कि बीजेपी की राजनीति को और धार मिल सके। विपक्ष के सवालों का जवाब पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में दिया, जब पीएम मोदी अलीगढ़ से रैली को संबोधित कर रहे थे। वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन। अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं, गरीब के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, दलित के लिए है, सबके लिए हमने दिया है। और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीमांचल की जनता की तौहीन कर रहे हैं घुसपैठी कहकर। 10 साल से वो क्या सो रहे थे? हमेशा इसको घुसपैठी का इलाहा करार देते हैं। तो इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि वो एनपीआर एनआरसी के जरिए तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। लगातार प्रधानमंत्री की भाषा, उनके शब्दों का चयन, उनका वक्तव्य ना उनके पद को शोभा देता है, ना उनकी उम्र को शोभा देता है। उनकी उम्र का तकाजा दिखने लगा है, जबान लड़खड़ाने लगी है। कभी कभी झूठ बोलने पर भी लोगों की जबान लड़खड़ाती है। हो सकता है वो हो रहा हो, मुझे नहीं पता। लेकिन असलियत ये है कि जिन शब्दों का प्रयोग, जिन वक्तव्यों का प्रयोग, जो बातें प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो उनके पद की गरिमा को तार तार कर देता है। लेकिन अपने पद की गरिमा को एक भी दिन उठाने का और संवारने का काम मोदी जी ने नहीं किया। मैं समझता हूं कि इतनी गिरावट राजनीति में आ जाए, ना तो इतिहास में कभी हुआ है हिंदुस्तान के, और ना मैं चाहता हूं हो। लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, वो ये है चुनाव आयोग से कि आपने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, उसके पीछे दूसरे फेज की वोटिंग को भी माना जा रहा है, क्योंकि दूसरे फेज में 26 अप्रैल को देश की 89 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इनमें से 24 ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम वोट प्रभावशाली माने जाते हैं, और इन 89 में से 2019 में बीजेपी के पास केवल 14 सीटें गई थी। बीजेपी केवल 14 सीट ही जीत पाई थी। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को मंगलसूत्र छीनने वाला बताते हुए पीएम मोदी महिला वोटर को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस आई तो आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके पीछे मोदी की एक ठोस रणनीति नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि आगामी 6 चरण के चुनाव के लिए महिला वोटर 2019 की तरह ही 2024 में भी डिसाइसिव हो सकती हैं। इसलिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताने की कोशिश की है। 2024 के चुनाव में करीब 47 करोड़ महिला वोटर्स वोट डालने के लिए अधिकृत हैं,
और इनमें से 80 लाख वो महिला हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। वैसे पीएम मोदी ने मुद्दा उठाया है तो इसका इतिहास भी आपके सामने रखते हैं कि आखिर पीएम मोदी जो कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति पहले सर्वे कांग्रेस कराएगी और फिर आपकी कमाई को घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री किस ओर इशारा करना चाहते हैं? चलिए थोड़ा सा इतिहास खंगालते हैं और इससे पहले देखते हैं कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है, क्या कोई ऐसा कानून आया है। इससे पहले देश में 2 बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए 1963 और 1974 में ऐसे प्रावधान कर चुकी है। और गजब बात तो यह है कि 1974 में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के वित्तीय सलाहकार थे। इस समय एक अधिनियम आया, अनिवार्य जमा योजना अधिनियम 1963। अब यह अनिवार्य जमा योजना अधिनियम 1963 क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसमें प्रावधान यह किया गया कि जमीन से होने वाली सालाना आय का 50% जमा करना अनिवार्य है, सालाना किराए से प्राप्त राशि का 3% जमा कराना होगा, सालाना वेतन का 3% देना होगा, सालाना व्यावसायिक टर्नओवर का 1% जमा कराना होगा। हालांकि तब कांग्रेस सरकार यह अधिनियम देश के विकास के लिए लेकर आई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्र के संसाधनों को बढ़ाना था। खैर ये राजनीति है और अब जब यह मुद्दा बढ़ा है तो उसका दूर तलक जाना भी तय है। अब इसका फायदा बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा। कौन अपीजमेंट कर रहा है, कौन अपीजमेंट नहीं कर रहा है, यह सब जनता देख रही है। और कहा भी जाता है कि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। लेकिन इस तरह के मुद्दे बीच चुनाव में कई बार देखे गए हैं। पिछले चुनाव पर भी आप नजर डालेंगे तो ऐसे मुद्दों का फायदा डायरेक्टली बीजेपी को होता है। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कब्रिस्तान बनाम शमशान का मुद्दा खूब गूंजा। 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में कपड़ों से पहचान वाली बात सामने आई। 2024 में अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। अब इस मामले को लेकर जनता क्या सोचती है, किधर वोट करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो यह परिलक्षित